हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विजन आइज की मंथली मैगजीन, जो कि आपकी हर मंथ की आती है। यहाँ भी देखा जाए तो आपका 24 मई 2025 को 24 मई 2026 को आईएएस का पेपर है, मतलब कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है। इसी को टारगेट में रखते हुए हम अप्रैल 2025 से करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को टारगेट करेगा। वैसे ही हम आपकी मैगजीन मंथली कवर कराते थे, लेकिन कुछ कुछ मंथ की आपके बीच में स्किप कर दी। तभी एक नया डिसीजन लिया और नए डिसीजन के साथ आपका ये सीक्वेंस शुरू किया जाएगा, ताकि आपको अप्रैल से, यानी कि क्योंकि आपका यूपीएससी में पिछले एक साल का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट होता है, तो एक साल के करंट अफेयर के लिए रहे कि आपका सीक्वेंस छूटे ना। यानी कि आपका आज एक क्लास होगी, कल एक क्लास, और हमारा जो मैगजीन है, जैसे कि अप्रैल का है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई। जुलाई अभी चल रहा है, फिर आ जाएगा आपका अगस्त। तो ये जब तक आएगा तब तक अगस्त का सीक्वेंस फॉलो अप हो जाएगा। तो ये इसके 8 लेक्चर, इसके 8 लेक्चर, इसके 8, इसके 8, इसके 8, क्योंकि हम जो मैगजीन कवर कराते हैं, तो आप इसमें देखते होंगे कि पूरे 12 टॉपिक के करीब रहते हैं। यानी कि टोटल आपके 12 टॉपिक रहेंगे, जैसे कि इस तरीके से इसमें 12 दिखाई गए। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम जो मैगजीन कवर करते हैं, जो मैगजीन कराने का प्रारूप जो होता है, टोटल 8 लेक्चर का होता है। इस टोटल 8 लेक्चर के सीक्वेंस में चलते हैं, जिसमें हम पहला जो लेक्चर कवर कराते हैं, जिसमें क्वालिटी एंड गवर्नेंस होता है। सेकंड में आपका आईआर होता है। थर्ड में आपका इकोनॉमिक होता है। फोर्थ में आपका सोशल इशू सिक्योरिटी आता है। फिर आपका फिफ्थ में जो आता है वो आपका एनवायरमेंट आता है। फिर इसके बाद सिक्स में सोशल इशू के साथ सेवेंथ में आपका साइंस सेंटर। फिर आपका एट में आपके आती है संस्कृति, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे कि अभी देखेंगे इसमें कौन कौन सी संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बाद जो हमारे टॉपिक बचे रहते हैं कि एथिक्स, सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रही स्थल, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पूरे 12 टॉपिक, मतलब कि ये जो 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, यानी 8 5 मिला के, तो इसको एक लेक्चर में कवर कराते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा जो टारगेट फिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब मतलब कि 8 लेक्चर है। तो एक मैगजीन का जो प्रारूप होगा वो 8 लेक्चर पर डिपेंड करेगा। तो इसी प्रारूप को फॉलो करें, वो 12 टॉपिक को 8 लेक्चर में कवर करें। चलिए, तो आप सभी तैयार हो जाएंगे, और इसमें प्री के साथ साथ आप मेंस के भी क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी के प्रारूप को लेंगे और उसको कवर करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करती हूँ, और आप सभी इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि काफी टाइम से आप बोल रहे हैं, सभी आप बोल रहे हैं, तो कुछ स्किप कर दिया गया, कुछ आपका कंटिन्यू किया गया। तो जो भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको ये रहे कि अप्रैल से पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जैसा कि हम पहले से शुरू करते आ रहे हैं। पहला टॉपिक आता है क्वालिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि राज व्यवस्था एवं शासन का। क्वालिटी एंड गवर्नेंस जो आता है, जिसमें हमारा आता है शक्तियों का पृथक्करण, पहला टॉपिक। दूसरा आता है राज्य के विधेयकों की स्वीकृति। तीसरा आता है राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग। चौथा आता है स्वामित्व योजना के 5 वर्ष। फिर आती है कुछ संक्षिप्त सुर्खियां। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद, दल बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता, आप्रवासन और विदेशी विषयक विधेयक 2025, पंचायत प्रक्रिया सूचना। तो इस तरीके से ये हमारे आज के टॉपिक है। इन टॉपिक को हम एक एक करके कवर करेंगे, राज व्यवस्था एवं शासन, यानी कि क्वालिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत। फिर आपका आईआर को कवर करेंगे, फिर इकोनॉमी को, फिर सिक्योरिटी को। तो इस तरीके से हमारे पूरे टॉपिक एक एक करके कवर किए जाएंगे। चलिए, तो हमारा पहला जो टॉपिक आ रहा है, जिसमें हम राज व्यवस्था एवं शासन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था एवं शासन होती है, जिसमें पहला टॉपिक आता है शक्तियों के पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इससे रिलेटेड है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, क्योंकि जो भी करंट में आता है, जो आपका करंट में इशू चल रहे होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपके टॉपिक होते हैं, जिसमें आपको उसकी हिस्ट्री, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड होता है, वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ वो, और जो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन बनी है, क्या उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, तो उन सबको इसके अंतर्गत किया जाता है, मतलब कि पूरी चीजों को फुल किया जाता है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सुर्खियों में क्यों, फिर जानेंगे कि इससे संबंधित तथ्यों के बारे में, इससे रिलेटेड और तथ्य क्या है, शक्तियों के पृथक्करण के पीछे क्या विचार है, यानी कि किसके द्वारा कौन से विचार दिए गए, फिर आपके आएंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, भारत में इसकी क्या मतलब कि किस तरीके की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम एक टॉपिक को, ये ऐसा नहीं है कि ये आपका एक वाला टॉपिक है शक्तियों का पृथक्करण वाला, तो इसमें सभी में इस तरीके से होगा, ये आपके पूरे टॉपिक में इसी तरीके से सीक्वेंस को पूरा करता है। तो ये होगा। तो शक्तियों के पृथक्करण की बात की जाए तो यहाँ क्या हुआ है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में शासन संचालन केवल कार्यपालिका यानी कि सरकार द्वारा होना चाहिए, और लोकतांत्रिक सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है जो उनके प्रति जवाबदेह होगी। तो सबसे पहले तो हमें सरकार का मीनिंग पता होना चाहिए कि सरकार क्या हो। सरकार जो होती है हमारी सरकार, जैसे कि सरकार क्या है, सरकार जो बनती है वो किससे बनती है, आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसमें कार्यपालिका का नाम उल्लेख दिया गया है। लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हमारी जो पार्लियामेंट जो बनती है, सरकार बनती है, जैसे कि आपका सबसे ऊपर पायदान पर कौन होता है, सबसे ऊपरी पायदान पर जैसे सरकार है यहाँ पर। तो यहाँ आपका एक आता है कार्यपालिका, एक अंग होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, और एक होता है न्यायपालिका। यानी कि ये तीन सीक्वेंस होते हैं जो भारतीय राजनीति में पूरा एक रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका जो होती है वो केंद्रीय भी होती है, राज्य भी होती है। विधायिका में केंद्रीय राज्य होता है, और न्यायपालिका आपकी सेंट्रल होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और आपके जितने भी कोर्ट आते हैं उस सीक्वेंस में होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस होता है सरकार के अंदर। तो यहाँ सरकार के संचालन के बारे में किसकी बात कर रहा है, सिर्फ कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में कहा हुआ है कि ये जो मतलब सिद्धांत होने चाहिए उसमें क्योंकि क्या होता है, जैसे कि विधायिका में आपके, विधायिका में क्या आता है, जैसे संसद कहा जाता है, संसद किस किस से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीन सभी से मिलकर बनी हुई। इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो किससे चुने जाते हैं, आपके डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यही प्रक्रिया जो होती है जाती है कार्यपालिका में इस तरीके से, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो आपकी कार्यपालिका में जब विधायिका के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाते हैं और इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तभी वो शासन संचालन के लिए कार्यपालिका की हो जाती है। और जब कभी विवाद की स्थिति आती है तो वो अपने न्यायपालिका को बताती है। तो यहाँ जो इनके द्वारा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है। यानी कि क्या होता है कि जो आपका तीनों अंग है, ये आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग है, ये क्या है, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रुकना। यानी कि क्या है कि अगर इस तरीके का शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत चलता है, मतलब कि मोटे तौर पर कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्य करना चाहिए, विधायिका को अपने और न्यायपालिका को अपने। किसी को एक दूसरे के ऊपर कोई अधिकार नहीं थोपना है, चाहे वो न्यायपालिका हो तो विधायिका पर, विधायिका हो कार्यपालिका पर, या कार्यपालिका विधायिका या न्यायपालिका। कहने का स्पष्ट ये, यह जिम्मेदारी जो हो वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, इसमें कोई आक्षेप की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या प्रवेश होता है तो वो चुनौती उत्पन्न करता है। यानी कि अगर ये एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, एक तरीके से इंटरफेयर करती है, तो क्या होता है, इसमें एक चुनौती, चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके की स्थिति उपराष्ट्रपति जी के द्वारा कहा गया है। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे अभी तो ये प्रेजेंट में कहा गया, प्रेजेंट में ये बात आई, तो हमें ये जानना होगा कि आखिरी प्रक्रिया कब से चल रही है। तो हम देखते हैं शक्तियों के पृथक्करण के विचार के बारे में। शक्तियों के पृथक्करण का जो अर्थ होता है, सरकार की तीन शाखाओं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन। क्या है इसमें, दोनों तीनों का क्या कहा गया है, स्पष्ट विभाजन होगा, यानी कि तीनों में समान शक्तियां, समान अधिकार, समान कर्तव्य होंगे। कार्यपालिका का जो मेन कार्य होता है वह विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियमित कानून को लागू करती है और सरकार के प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी हो। और विधायिका का जो कार्य होता है वह कानून बनाने वाली संस्था है, जिसका मुख्य कार्य देश के शासन में कानून बनाना,
पुराने कानूनों में संशोधन करना, उन्हें निरस्त करना, साथ ही विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही तय करती है और उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, कभी जांच करती है। और न्यायपालिका यानी कि सरकार का जो तीसरा अंग आता है, उसका मुख्य कार्य न्याय प्रशासन, कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत ये प्रमुख 3 प्रावधान दिए गए। अब आते हैं इसकी आखिर उत्पत्ति कैसी आती है। जैसा कि हमने अभी मतलब टूटे-फूटे तौर में समझा कि विधायिका ये होती है, कार्यपालिका ये। तो इसमें स्पष्ट संदर्भों में बताया गया है कि आपका जो विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसे नियम को लागू करता है, कार्यपालिका लागू करती है। सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? कार्यपालिका की होती है। विधायिका आपका देश में कानून बनाती है, जैसे आपकी जो भी संशोधन है वो करती है, निरस्त करती है, इस तरीके के। और न्याय प्रशासन रिलेटेड आपकी न्यायपालिका। तो अब इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड विचार सर्वप्रथम कहाँ पर आता है और इसके बारे में किसके द्वारा सबसे पहले कहा जाता है? तो अरस्तू के द्वारा पहली बार सरकार के कार्यों को अग्रलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके द्वारा? 3 श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सामान्य मामलों संबंधी विचार विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी और न्यायिक भुगतान। यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आधुनिक प्रतिपादक फ्रांसीसी न्यायविद मॉन्टेस्क्यू माना जाता है। और आधुनिक सिद्धांत में जो मार्क्वेस आते हैं, उनकी पुस्तक आती है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, यानी कि जो पुस्तक 1748 में आती है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट करती है। तो इस तरीके से ये आधुनिक सिद्धांत है और इसकी उत्पत्ति आपके अरस्तू के द्वारा होती है, जिनके द्वारा 3 सामान्य मामलों यानी 3 श्रेणियों में विचार विमर्श, मजिस्ट्रेट संबंधी न्याय के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। तो शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जिसमें आता है अनन्यता का सिद्धांत पहला, दूसरा आता है कार्यात्मक सिद्धांत, तीसरा आता है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, तो चौथा आता है पारस्परिकता का सिद्धांत। तो इस तरीके से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के 4 प्रकार। अनन्यता के सिद्धांत के अंतर्गत बात करें तो सरकार के 3 संरचनात्मक अंगों में इसे विभाजित करना हो। तो क्या करना है? इसे सरकार के 3 अंगों में इसे पार्ट वाइज डिवाइड करना। कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल प्रिंसिपल जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि सभी अंगों की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण करना, सुनिश्चित करना कि एक दूसरे मतलब कि एक अंग दूसरे का अतिक्रमण ना करे, यानी कि फोर्स पैदा ना करे। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो होता है, वो एक तरीके से प्रत्येक अंग में एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहे। तो इस तरीके से ये नियंत्रण और सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आते हैं पारस्परिकता के सिद्धांत की ओर। तो पारस्परिकता के सिद्धांत की ओर जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सद्भाव पैदा करना, मतभेद नहीं करना, सहयोग करना, टकराव नहीं करना, संलग्न करना, विरोधी नहीं होना इत्यादि, ये सभी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत आते हैं। ये 4 सिद्धांत इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भारत में शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, उसके कई प्रारूप होते हैं, जैसे कि आपके नाजुक संतुलन। नाजुक संतुलन जो आता है वह भारतीय संविधान में शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है और उनके बीच नियंत्रण एवं संतुलन को बनाए रखा जाता है, ताकि एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण ना किया जा सके। विधायिका जो होती है वह कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक तरीके से जिम्मेदार है। एक दूसरे के कार्यों के आपस में जैसे कि टकराव किस तरीके से, ये बार बार जो टकराव का प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, तो टकराव किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, तो सरकार के 3 अंगों में शक्तियों की स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं। कुछ मामलों में इन अंगों में कार्य आपस में टकराव होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और विधायिका भी कई मामलों में न्यायिक कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों पद से हटाना या विशेष अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले निर्णय खुद ही लेना। और न्यायपालिका जो होती है वह कभी कभी कार्यपालिका को दिशा निर्देश भी जारी करती है और कुछ मामले में विधायी संशोधन से जुड़े भी सुझाव देती है, जिससे वह विधायी और कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतीत होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक दूसरे के कार्यों के आपस में टकराव को लेकर व्याख्या होती है। अब आता है मूल ढांचे के हिस्से के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कैसा है ये? शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यहाँ पर सरकार के विभिन्न अंग जो होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, जैसे कि पहला आता है न्यायिक हस्तक्षेप का।
पहला आता है न्यायिक हस्तक्षेप होना, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के माध्यम से विधायिका की कार्यक्षेत्र में घुसपैठ करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। विधायिका द्वारा अतिक्रमण का होना कि कई बार विधायिका ऐसे कानून बनाती है जो सरकार के अन्य अंगों में अधिकार शक्तियों के अंतरण करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण का होना तो कई अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल में कार्यपालिका के सदस्यों का बहुमत होता है। साथ ही यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है और लगातार अध्यादेश जारी करने में कानून बनाने की विधायिका की शक्ति की उपेक्षा भी होती है। तो इस तरीके से ये मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के निष्कर्ष में आता है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का केंद्रीकरण सरकार के किसी एक अंग में ना हो, ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता आजादी सुरक्षित रहे। सरकार के अंग पूरी तरह से अलग अलग ढंग से कार्य नहीं करते और वे वास्तव में आपसी सहयोग और एक दूसरे के सम्मान के साथ कार्य करते हैं और एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण ना कर सके। तो इस तरीके से भी इसके निष्कर्ष के तौर पर देखा जाता है। और यदि एक भी व्यक्ति एक ही निकाय, चाहे वह कुलीन वर्ग का हो, आमजन का हो, कानून बनाने को या कानून लागू करने का हो, सार्वजनिक प्रस्तावों को लागू करने या व्यक्तियों के मामले की सुनवाई करने का, तो तीनों शक्तियों का प्रयोग ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरीके से उन शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पूरी ओवरव्यू दिखाया गया। अब आते हैं कि राज्यों के विधेयकों की स्वीकृति। एसेट्स टू द स्टेट्स बिल के बारे में, एसेट्स टू द स्टेट्स बिल जो आते हैं उनके बारे में बात करें तो हाल ही में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। तो क्या किया हुआ है कि जो समय पर, जैसे कि जो तमिलनाडु का विवाद आया हुआ था तो उस टाइम पर आपका काफी हाईलाइटेड था। तो इसके बाद राष्ट्रपति जी के 14 प्रश्न भी किए जाते हैं। तो इस तरीके के न्यायिक निर्णय देखने को मिलते हैं और आपने भी इस चीज को देखा होगा, क्योंकि अभी हम काफी पुराना पढ़ रहे हैं तो हमने अभी काफी अपडेटेड पढ़ लिया है इसके आगे का। तो यहाँ तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में यानी कि यहाँ पर 3 महीने का दिशा निर्देश, मतलब कि मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी 3 मंथ कर दी गई। कुछ परिवर्तित स्थितियों में 1 मंथ कर दी गई, मैक्सिमम में आपकी 3 महीने कर दी गई। तो इस तरीके से क्यों हुआ तो जान लेते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को कि आखिर ये मुद्दा कहाँ से उठा हुआ है। मुद्दा कहाँ से उठा, कहाँ से ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये जो अभी आज स्थिति बनी हुई है तो उसके पीछे आखिर ये क्या गुजर है। तो हम संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि में कि नवंबर 2020 और अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने 13 विधेयक पेश किए। तो क्या किया, तमिलनाडु राज्य ने 13 विधेयक पेश किए। तमिलनाडु के द्वारा 13 विधेयकों को पेश किया जाता है, जिनमें से 10 विधेयकों को राज्यपाल ने बिना किसी सूचना के या तो मंजूरी देने से मना कर दिया या विधानसभा को वापस भेज दिया। क्या हुए 13 विधेयकों को, 10 तो आपकी डायरेक्ट राज्यपाल को बिना सूचना के या मंजूरी देने से मना कर दिया जाता है या विधानसभा को वापस भेज दिया। और जब विधानसभा ने बिना किसी परिवर्तन के इन्हें पुनः पारित कर दिया तो राज्यपाल ने इन्हें स्वीकृति देने की बजाय राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें विचार के लिए आरक्षित कर दिया गया बिना स्वीकृति। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्यपाल की लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर कर दी। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे चली। फिर इसमें देख अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के बारे में कि आखिर 168 के अंदर क्या है जिसका इतना उल्लेख किया गया। 168 के अंतर्गत दिया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, भले ही वह उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी विधेयक के कानून बनने के लिए या उसे या कोई राज्यपाल की स्वीकृति ही मिलनी चाहिए, या फिर यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल 168 है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। तो 168 में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता और विधायक सभा द्वारा विधेयक को पुनः पारित करने के बाद उन्हें आरक्षित राष्ट्रपति पर
आरक्षित रखना होगा और कानूनी रूप से अमान्य था, जो कानूनी रूप से अमान्य था। यहाँ पर इसलिए विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की कार्यवाही का भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से इसे अमान्य घोषित किया जाएगा। फिर आते हैं कि न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत क्या कहा गया है, 142 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग किया है, जिसमें अनुच्छेद 142 जो कहता है इसमें अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग होता है और यह अनुच्छेद पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आवश्यक डिग्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है। तो ये क्या करता है, आदेश को डिग्री या आदेश पारित करने का इसके अंतर्गत अधिकार दिया जाता है। तो राज्य विधेयकों पर स्वीकृति या मंजूरी के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए, जैसे कि राज्य के विधेयकों के लिए राज्यपाल की जिम्मेदारी के संदर्भ में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 200 है वो एक तरीके से राज्य विधानमंडल के में एक विधेयक को पारित करता है। राज्यपाल 4 में से एक विकल्प को अपनाता है, जैसे कि आपका पहला जो अपनाता है सहमति देना कि विधेयक पर कानून बन सकता है। दूसरा आता है कि सहमति रोकना, जिसमें विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तीसरा आता है कि पुनर्विचार हेतु वापस लौटाने, यानी कि धन विधेयकों पर विधेयक लागू नहीं होना और सुझावों पर वापस भेजा जाता है। और इसमें विधानमंडल को फिर से पारित करना होता है, जो संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के होता है। यहाँ राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखना कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो विधानमंडल से विधेयक पारित होता है वह राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति देनी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो राज्यपाल जब किसी विधेयक को मतलब कि विधानमंडल में यानी कि विधानसभा में पारित करता है या कोई पेश करता है, चाहे वो लोकसभा चाहे विधानमंडल विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जहां पर भी पारित करता है, तो उसके अंतर्गत 4 तरीके के विकल्प देखने को मिलते हैं। राज्यपाल द्वारा जब विधेयक को आरक्षित रखा जाता है, जो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए विधेयक आरक्षित रख सकते हैं। इस टाइम पर जब राष्ट्रपति के पास जो विधेयक को रखना होता है, तो उस टाइम पर 3 तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। पहला तो आता है सहमति देना, दूसरा आता है सहमति रोकना, तीसरा आता है पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। सहमति देने के संदर्भ में आता है कि विधेयक जो होता है वो कानून बन जाता है। सहमति रोकने के संदर्भ में आता है कि वो विधेयक जो है वो अस्वीकृत हो जाता है। और तीसरे के अंतर्गत की पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने के संदर्भ में होता है कि विधेयक के लिए मान्य नहीं और संशोधन हेतु सुझावों को साथ होता है। यहाँ पर विधानमंडल को पुनर्विचार करना होगा, पारित करना भी होगा, ये 6 महीने के भीतर। तो 6 मंथ के भीतर यानी कि टेन्योर में इस तरीके की प्रक्रिया को फॉलो अप करना होगा। और यहाँ जो भी निर्णय होंगे, यहाँ राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है और यहाँ पर विधेयक को सहमति दे भी सकते हो, नहीं भी तो सहमति दिया भी जा सकती है, नहीं भी, यानी कि एक तरीके से रोका भी जा सकता है। तो ये अनुच्छेद आपका 200 और 201 जो है इस तरीके से राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड और विधेयकों की आरक्षित करने के संदर्भ में आता है। इन दोनों में एक डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि एक अंतर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य जो अंतर होता है कि राज्यपाल के विपरीत राष्ट्रपति को पुनर्विचारित विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। यहाँ पुनर्विचारित विधेयक पर स्वीकृति देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर निर्णय से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो निर्णय से संबंधित जब बिंदुओं की ओर जाते हैं तो विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता क्या होती है, असंवैधानिक होती है। यहाँ पर भारतीय संविधान में भले ही कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कोई मौखिक या लिखित वीटो भी उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने की निष्क्रियता प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ इस रिट जारी करने की याचिका भी करते हैं। यहाँ पर जो परमादेश रिट होती है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके वैधानिक कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने या उसके विवादाधीन के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। विधानसभा द्वारा जिसे फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षण नहीं किया जाता है जा सकता है, वह विधेयक को पहले ही चरण में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि पहला आता है कि राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दे सकता और अनिवार्य रूप से इसे राज्य विधानसभा में वापस भेजना होगा। और जब विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं इसमें एक अपवाद भी देखने को मिलता है। अपवाद किस तरीके का कि यहाँ पर दूसरी बार में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहली बार राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयक के मूल विधेयक से भिन्न होता है। विधेयकों की मंजूरी में कुछ निर्धारित समय सीमाएं होती हैं जिसमें संशोधन नहीं होता और समय पर
कार्यवाही सुनिश्चित करने या मनमानी से बचने के लिए एक न्यायिक मानक भी निर्धारित किया गया है, जिनका दुरुपयोग रोकने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की जाती है, जिसमें आता है कि 1 माह की और एक 3 माह की। इस तरीके से ये 2 तरीके की समय सीमा निर्धारित करने का। 1 माह की जो समय सीमा निर्धारित करी गई है, उसमें मंत्रिपरिषद पर सलाह दी जाती है, जैसे कि सहमति देना या स्वीकार करना या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना है, इस तरीके से। और 1 माह के भीतर के अंतर्गत एक और प्रक्रिया होती है, जहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयकों को सहमति देना होता है। तो इस तरीके से ये विधेयक को सहमति देना, आरक्षित करना या पुनर्विचार करने के सत्र में आती है। फिर आते हैं 3 माह के अंतर्गत। तो 3 माह के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह की ये विपरीत होता है, जहां पर सुझाव के साथ विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना है। और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे हुए विधेयकों को निर्णय लेना होगा, और यदि ये देरी से होता है तो इसमें कारण बताना होगा और राज्यों को सूचित करना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से ये 3 माह के निर्णय लेने के संदर्भ में देखने को मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल के पास पूर्ण विवेकाधिकार नहीं होता है, यानी कि पूर्ण तरीके से कोई विवेकाधिकार नहीं है। बल्कि यहाँ पर अनुच्छेद 163 का क्लॉज 1 जो होता है, वो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता व सलाह देने का प्रावधान करता है, सिवाय उन परिस्थितियों की जहां पर राज्यपाल को संवैधानिक रूप से अपने विवेकाधिकार से कार्य करना आवश्यक है। और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन का कोई विशेष अधिकार विवेकाधिकार नहीं होता और मंत्रिपरिषद की गई द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। जैसे कि यदि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को हाईकोर्ट की शक्तियों का खनन होता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत ही उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। और वैसे राज्य विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रभावी नहीं होते हैं, वे कुछ मामले में पानी या बिजलीकरण लगाने वाले विधेयक के अनुच्छेद 288 के अंतर्गत आता है और 360 के अंतर्गत आएगा कि विधेयक या विधेयक जिनका वित्तीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 207 में विशेष प्रावधान लागू होते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 200 के अंतर्गत एक पूर्ण विवेकाधिकार नहीं, उसके बारे में प्रावधान करता है। इसमें सम्मति सूची के बारे में भी सूचीबद्ध सम्मति विधेयक आते हैं, जैसे कि किसी विधेयक को संघीय कानून या उन मामले में मौजूदा कानून से असंगत है, तो अनुच्छेद 254 का क्लॉज 2 होगा। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य आदि पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक में यह राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसमें अनुच्छेद 14 और 19 में छूट प्राप्त करने की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यहाँ पर अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 21C जो होता है, यह 21A के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण के प्रावधान से संबंधित विधेयक आता है। तो 21C में कुछ निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने से संबंधित विधेयक आता है। तो इस तरीके से ये आपके दोनों विधेयकों के बारे में। और यहाँ पर जहाँ विधेयक की इस प्रकृति का होता है, उसे प्रभावी होने दिया जाता है और संविधान को एक तरीके से ये कमजोर करेगा। तो इस तरीके से याद है। अब आते हैं अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। इसमें राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सिर्फ विधेयक को मंजूरी न देना और उसे आरक्षित रखने के फैसले को न्यायालय में चुनौती देना। और यहाँ पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध भी कार्य करता है और इसमें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। साथ ही राज्य सरकार उसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों की असंवैधानिकता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करना चाहिए, और यह एक तरीके से राष्ट्रपति को सुरक्षित रखता है। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए, जिसमें केवल वैध नीतिगत कारणों से भी असहमत हो सकता है और असहमति के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करना होगा। और ऐसा परामर्श एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यपाल ऐसे मामलों में न्यायालयों को नहीं भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब आते हैं राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग को लेकर। तो राज्यों में स्वायत्तता की मांग किस तरीके से कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को मजबूत करने के उपाय को सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की समिति को अध्यक्ष बनाया और समिति में सौंपे गए कार्य, जैसे कि गैर राज्य संबंधों में संवैधानिक, वैधानिक और नैतिक पहलुओं की समीक्षा करना, राज्य सूची में संपत्ति सूची में स्थानांतरित विषयों को वापस राज्य सूची के तरीके सुझाना, प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों की मदद के लिए आयोग की सिफारिश होना, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु सुधारों का प्रस्ताव कर राज्य मन्नार समिति और संबंधित विषयों पर अलग अलग रिपोर्ट की सिफारिशों को फिर से विचार करना, वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों पर विचार करना। तो इस समिति के द्वारा सौंपे गए कार्यों के बारे में है।
और यहाँ पर एक तरीके से ये अपेक्षा भी की जाती है जनवरी 2026 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे और आगामी 2 वर्षों के भीतर अंतरिम रिपोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने तो इस समय मतलब कि इसे प्रस्तुत करने की बात कही गई। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह समिति को भी कहा गया है कि राज्यों के अधिकारों का हनन यह वो ये तथ्य की अनदेखी की जा रही है जहां पर भारत राज्यों का संघ है ना कि एकात्मक राज्य। तो इस तरीके के स्टेटमेंट इसके बारे में दिए गए। अब आते हैं भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बारे में कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। यहाँ राज्यों के संघ से होने अलग होने का अधिकार नहीं। यहाँ पर समान संस्थाएं और साधन है जैसे कि एकल नागरिकता होना, एकल संविधान होना, समान अखिल भारतीय सेवाएं होना, भारतीय निर्वाचन आयोग होना और एकीकृत न्यायपालिका। विधायी शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करें तो यहाँ क्या है अनुच्छेद 246 में, यहाँ पर जैसे कि 246 में संसद और राज्य विधानमंडलों को 7th अनुसूची के अंतर्गत इसे विधायी शक्तियां प्रदान की गई। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां आती है, राज्य सूची में 66 और सम्मति में 47 आती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रविष्टियां हैं। यहाँ पर जो अन्य सर्गीय स्वरूप वाला बताया गया है जिस तरीके से संविधान में एक मजबूत केंद्र की वकालत की गई है। केंद्र राज्य के बीच पूर्व गठित समितियां और उनकी सिफारिशें आती हैं जैसे कि राजमंडार समिति जो 1969 में एक समिति की सिफारिश करती है। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति में 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों के पुनर्वितरण के लिए उचित अधिकार प्राप्त आयोग के गठन की सिफारिश करना। आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 के अंतर्गत इसमें केंद्र की शक्तियां केवल रक्षा, विदेश मामले, शिक्षा, मुद्रा आदि में सीमित रखने की मांग की गई जबकि शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपे जाने की बात। पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 में अनुच्छेद 356 में इसे राष्ट्रपति को हटाने में संघात्मक शक्ति जोड़ने की मांग की गई है। तो इस तरीके से आता है भारतीय संविधान में स्वरूप में संघात्मक परंतु भावनात्मक में एकात्मकता जो केंद्र को अधिक शक्ति देने के लिए संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है और 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 250 में केंद्र आपात स्थिति के दौरान कानून बना सकती है। तो 252 के अंतर्गत राज्यों की सहमति से उन्हें के लिए कानून। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संविधान राज्य की शक्तियों से उत्पन्न तो अनुच्छेद 254 के अंतर्गत संघ की स्थिति में संघर्ष का कानून लागू होता है। 256, 257, 362 के अंतर्गत केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकती है और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उसे लागू कर सकती है। तो इस तरीके से ये कानून से रिलेटेड प्रमुख प्रावधान दिए गए। अब आते हैं कि भारत ने केंद्रीकृत संघवाद को स्वरूप को क्यों अपनाया है इसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना में निम्नलिखित उद्देश्य से की गई जैसे कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, संपदा व विकास को न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना, मूल संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और एक रूपता को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे देखा जाए तो पिछले कई वर्षों में इसमें एक विशेष रूप से तमिलनाडु ने राज्य केंद्र पर सामान्य स्थितियों में राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक प्रभुत्व स्थापित करने का आरोप लगा है जिसमें राज्यों की स्वायत्तता कम हुई है। अब आते हैं राज्यों की स्वायत्तता के कम करने से जुड़े मुद्दे कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप हुआ कि यहाँ पर दक्षिणी राज्यों में विश्वविद्यालय की फैकल्टी कुलपतियों की नियुक्ति पदोन्नति से संबंधित यूजीसी के मामले मसौदे विनियमों को चुनौती दी गई। इन राज्यों में आपके इसके मुताबिक विनिमय राज्य विधेयकों की स्वायत्तता का प्रकरण है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र द्वारा कथित रूप से सौंपे गए मेडिकल कॉलेजों और प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा में नीट की विरोध किया हुआ है और ये 42वें संविधान संशोधन में इसमें 5 विषय को संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया था जैसे शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीवों, पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। ये 5 तरीके के आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जो राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित किए गए। तो ये आपके राज्यों की स्वायत्तता को कम करने के प्रमुख मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं राजकोषीय शक्तियों के केंद्रीकरण। यहाँ पर जीएसटी के कारण राज्यों की करार धान शक्तियां सीमित नहीं, राज्यों के हस्तांतरण में देरी और अनुदान में कटौती की जा रही। यहाँ पर 2015-16 में राज्यों के द्वारा किया गया अनुदान 1.95 लाख करोड़ रुपए जो घटकर 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। राज्यों की विविधता को नजरअंदाज करते हुए सभी के लिए एक जैसी नीति अपनाना, संस्थागत निगरानी की कमी होना, केंद्रीकरण में बढ़ती घटनाएं होना जो कि पश्चिम बंगाल में राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो द्वारा इसका विरोध किया जाना है इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए प्रमुख पहलों की बात। जैसे कि पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इसका गठन 263 के अंतर्गत होता है जहाँ केंद्र एवं राज्यों को भी समन्वय को बढ़ाती है।
योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया जाना, जहां पर सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाता है और राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कर हस्तांतरण में वृद्धि होना, जीएसटी परिषद के आपके अनुच्छेद 279 के तहत एक संयुक्त फोरम है जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्णय लेती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कमी होना, विकेंद्रीकरण को मजबूत किया जाना, जो 73 और 74 के संविधान संशोधन पंचायतों नगर पालिकाओं के अधिकार के लिए दिए गए हैं, जिसमें सरकार इसकी तीसरी इकाई का निर्माण करती है। अब राज्य स्वायत्तता की मांग को प्रभावी रूप से समाधान करने के उपाय किस तरीके से, जैसे कि सरकारी आयोग 1983 में प्रमुख से फारसों को लागू करने के संदर्भ में, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां विधेयक को पारित करने में पूर्व परामर्श करना, न्यूनतम हस्तक्षेप होना, तो इस तरीके से ये सरकारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संदर्भ में सत्तामूलक विकास को बढ़ावा देना, जिसको पूंजी आयोग आता है। ये सब आयोग जो होते हैं वो आपके केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड ये आयोग है, जहां पर राज्यों की स्वायत्तता के रूप में फिर प्रभावी तौर पर जिस तरीके से समाधान के उपाय सुझाए गए हैं उसके बारे में इनकी जो मेन पॉइंट है उनको इसके अंतर्गत एड ऑन किया गया है। तो इसमें सरकारिया में कौन कौन सा अवशिष्ट शक्तियां विधेयकों को पारित करने के पूर्व परामर्श और न्यायिक हस्तक्षेप, और यहाँ पर कुंची आयोग के संदर्भ में यहाँ पिछड़े राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण बढ़ाया जाना, भौतिक और मानव संसाधन अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना, संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना, जहां पर बैकंड चलैया आयोग की सिफारिश के अनुसार यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद का आयोग उपयोग अलग अलग राज्यों में व्यक्तिगत स्तर या सामूहिक स्तर दोनों तरीके से परिषद में परामर्श दिया जाएगा और क्षेत्रीय परिषदों में फिर से सक्रिय किया जाएगा ताकि वे सार्थक और सहयोगी से मंच बन सके। प्रमुख संस्थानों के माध्यम से आम सहमति को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, नीति आयोग, अन्य सहकारी मंचों के माध्यम से समन्वय और नीतिगत सहमति को बढ़ावा दिया जाना इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष के तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर राज्य स्वायत्तता की मांग केवल संवैधानिक शक्तियों को कम होने की धारणा से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि क्षेत्रीय दलों के उदय, असमान क्षेत्रीय विकास, पहचान आधारित राजनीति जैसे गहलों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अन्नादुरई 1967 में कहा गया है कि ये आपसी सद्भावना समझदारी के माध्यम से वह भाईचारे परस्पर लाभकारी संबंध को स्थापित करनी चाहिए और इस साथ ही राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता दोनों में सम्मान करता है, तो ये निष्कर्ष के तौर पर देखा जाता है। अब आते हैं स्वामित्व योजना के 5 वर्ष के बारे में। 5 ईयर ऑफ द स्वामित्व स्कीम की स्वामित्व योजना आपकी शुरू होती है 2020 में और इसके 2025 में 5 साल पूरे होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना को सबसे पहले जानने के पहले स्वामित्व के जो नाम है उसके बारे में जानते हैं कि स्वामित्व का क्या आशय है। स्वामित्व जो होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गाँवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण करना, यानी कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी कि स्वामित्व का ये पूरा मतलब कि आशय है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 2020 में हुई है, जिनका क्रियान्वयन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से किया जाता है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक इसमें प्रौद्योगिकी साझेदार है और इसमें योजना के मुख्य घटक में आता है कि कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम की नेटवर्क की स्थापना करना, ड्रोन मैपिंग के माध्यम से ग्रामीण बसावटों का मानचित्रण करना, सूचना और शिक्षा के माध्यम से स्थानीय आबादी की योजना और तरीकों के लाभों को शिक्षित किया जाना, ग्राम मानचित्रण में सुधार करना ताकि डिजिटल स्थानीय का ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में पिछले सारात्मक तौर पर सशक्त तरीके से किया जाए। इस योजना के ऑब्जेक्ट आते हैं कि उद्देश्य आते हैं कि ग्रामीण नियोजनों के सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवाद कम करना, ग्रामीण भारत में नागरिकों की वित्तीय संधारणा प्रदान करने के लिए अपने संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना ताकि वे ऋण ले सके और अन्य वित्तीय लाभ उठा सके, संपत्ति का निर्धारण करना और सीधी ग्राम पंचायतों पर उन राज्यों को मिलेगा जहां से इसे हस्तांतरित किया जाए, सर्वेक्षण अवसंरचना जो जीआईएस मानचित्रों का निर्माण करना और इसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जाएगा, जीआईएस मानचित्रों का प्रयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम विकास पंचायत विकास योजना को तैयार करने में सहायता करना है। अब आते हैं योजना के महत्व के बारे में। स्वामित्व योजना के महत्व के बारे में आता है कि कानूनी रूप से सशक्तिकरण और विवाद समाधान, क्योंकि योजना संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिससे करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आ रहा है। भारत भर में 1,20,633 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं जो लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों का इसमें समाधान हो रहा है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन होना, गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होना, जाकि महाराष्ट्र की एक हाथपूर्ण
मुंचबंडी जैसे गांव में आवेदन किए गए भू अभिलेखों के कारण स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन में वृद्धि होना है। जैसे कि मध्य प्रदेश की बिल्किसगंज की ग्राम पंचायतों में हाथ से बनी अस्थायी नक्शों की जगह डेटा आधारित स्थानीय योजना को अपनाया हुआ है और यह संसाधनों के प्रभावी तरीके से आवंटन में मदद करता है, सेवा वितरण में सुधार करता है और स्थानीय स्वशासन संस्थानों को भी सशक्त करता है। ग्रामीण विकास में तकनीकी इनोवेशन जो कि सर्वे ग्रेड ड्रोन कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम में नेटवर्क के इनोवेशन उपयोग के माध्यम से ग्रामीण भूमि का नक्शा तैयार करने में तकनीकी क्रांति लाना है, जिसमें बहुत तेजी और सटीकता से हाई रेजोल्यूशन तैयार नक्शे तैयार किए जा सके। ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन और योजना निर्माण में मदद करना, जैसे कि हरिद्वार हरियाणा उत्तराखंड में जहां पर ड्रोन सर्वेक्षण के लिए संपत्ति कार्ड खारिज करने के लिए जो प्रक्रिया वो भी 100% यहाँ पर पूरी हो चुकी है और इसी तरीके की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तौर पर सभी ग्रामीण एरिया में विकसित करना है। योजना के क्रियान्वयन में चुनौती आती है, जैसे कि संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता को स्पष्ट न हो। ये कई वित्तीय संस्थाएं संपत्ति कार्ड के स्वामित्व के निर्णायक प्रमाण नहीं होती है। यहाँ आवश्यक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारें राजस्व अधिनियमों में संपत्ति कार्ड या स्टाम्प ड्यूटी को दस्तावेज के रूप में सूचित करती है। अलग अलग राज्यों में भूमि कानून और रिकॉर्ड रखने की पद्धतियां अलग अलग होती हैं और इसमें आंध्र प्रदेश भूमि अभिलेख के मामले में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार की देनदारियों का रिकॉर्ड रखती है, जबकि कई अन्य राज्य केवल पंजीकृत बंधकों का रिकॉर्ड रखते हैं। संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार का होना, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में संपत्ति को एकत्र करने का अधिकार नहीं। उड़ीसा जैसे राज्य में ग्राम पंचायतों को संपत्ति पर एकत्र करने का अधिकार नहीं दिया है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केवल जिला पंचायतें संपत्ति कर एकत्र करती है। बच्चे समुदायों का अधिक सुरक्षा नहीं होना, जैसे कि भूमिहीन किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं जैसे अपेक्ष समुदायों में भूमि अधिकारों की अनदेखी को जोखिम बना हुआ है, जो कि प्रभावशाली पर प्राय अपने हित में भूमि की कोशिश करता है। और इसमें एक तरीके से जो वंचित समुदाय होते हैं जिसका खामियाजा मतलब कि जहां पर एक रूपता में कमी आई है, महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे कुछ बेटियों की सामुदायिक ही असंग स्वामित्व ये अधिकार प्रदान करती हो, कई राज्यों में इस तरह के अधिकार नहीं मिले। और पोस्टरी से आशय होता है कि ये हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति है, जहाँ पर शय स्वामित्व और संयुक्त स्वामियों की संपत्ति के विभाजन का अधिकार है। डेटा प्रबंधन और नियमों के अनुपालन में चुनौतियां इसके अंतर्गत भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये इस योजना के अंतर्गत ये प्रमुख डेटा को दिया गया है, जो वंचित समुदायों के लिए संपत्ति कर संग्रह के सीमित अधिकार के लिए अलग अलग कानूनों रिकॉर्ड करने की पद्धतियों के लिए अलग अलग तरीके से संदर्भित करता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कानूनी प्रावधानों को सुधार करना चाहिए, भू अभिलेखों का प्रक्रिया का मानकीकरण होना चाहिए, स्थानीय शासन को सशक्त बनाना चाहिए, उपेक्षित या वंचित समुदाय की सुरक्षा होना चाहिए और डेटा प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके लिए आगे की राय होती है। फिर आते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें आता है कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद। डिप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा के 2019 में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद क्या था? रिक्त था। वह एक संवैधानिक विसंगति का संकेत था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिप्टी से जुड़ी क्या समस्या थी, फिर बाद में लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद के बारे में जान। डिप्टी से जुड़ी समस्याओं में बात की जाए तो यहाँ पर सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों में अध्यक्ष के पास केंद्रीकरण, संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की जाना, समावेशिता और सहमति की राजनीति को दरकिनार करना। तो इस तरीके से व्यक्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती। लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में यह पद अस्तित्व में आता है और सर्वप्रथम इस पद पर जो आसीन होते हैं वह सच्चिदानंद सिन्हा जी होते हैं और एम ए अय्यर जो होते हैं वह स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष होते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व कौन आते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्रता के बाद एम ए अय्यर होते हैं। इनका चुनाव जो होता है वह संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान में होता है और जल्द से जल्द सदन के 2 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में ये चुने। और लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद जो होता है वह विपक्ष के सांसद के द्वारा दिया जाता है। पद त्याग, पद से हटाया जाना, जहां पर अनुच्छेद 94 में पद के रिक्त होने, पद त्याग, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और लोकसभा में उपाध्यक्ष के सदन की सभी तत्कालीन सदस्यों में बहुमत से पारित प्रस्ताव भी हटाया जा सकता है। कर्तव्य के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब बात है उपाध्यक्ष के क्या इंपोर्टेंस है, जैसे कि संवैधानिक अनिवार्यता का होना, क्योंकि वह औपचारिक पद नहीं है और संविधान में इसके अध्यक्ष पद में संरक्षित स्थापित है। निरंतरता, स्थिरता, संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक है, जहां पर आपातकाल की स्थिति में प्रत्येक नेतृत्व प्रदान करता है और 1956 के अंतर्गत
जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद एमी आयंगर ने कार्यात्मक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया हुआ है। विधायी कर्तव्य जो आता है, जो कि उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों का अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है, गंभीर वाद विवाद का संचालन, निष्पक्षता का प्राधिकार भी करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें एक निश्चित समय सीमा होती है, यानी कि 60 दिन पहली बैठक से 60 दिन की अवधि और वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके। दल बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष की निष्क्रियता के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल की याचिकाओं पर अध्यक्ष में लंबे समय से निष्क्रियता की निंदा की। यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा दल बदल की याचिकाओं के संबंध में निर्णय देने में देरी पर 10वीं अनुसूची के सार्थक उद्देश्य को इसमें विफल हो गए हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि एक तरीके से याचिकाओं की एक तय समय सीमा के निर्देश को निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में बात की जाए तो अध्यक्ष द्वारा निर्णय न देने पर मामले में कोर्ट की शक्तियां आती है, जिसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है और एक कोर्ट के निर्णय देने में ये सक्षम होता है। इसमें उचित समय सीमा को निर्धारित करने का कोर्ट का अधिकार है। जहां पर ये निर्धारित नहीं करती है, ये परिणाम यहाँ पर निर्धारित नहीं करते हैं, फिर भी कोर्ट के अध्यक्ष को उचित अवधि के लिए निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। और उदाहरण के लिए केसम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष एवं अन्य में ये कहा गया, यदि अध्यक्ष कार्यवाही करने में विफल रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत असाधारण संयुक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आते हैं कि इसमें दल बदल के कानून के बारे में। दल बदल कानून जो आता है वो आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जोड़ा जाता है और इसका उद्देश्य राजनीतिक अनुसूची में राजनीतिक दल बदल को रोकना है। इसका उद्देश्य विधायिका में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, ताकि सदस्य द्वारा अपने दल को मनमानी तरीके से छोड़कर किसी दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। सदस्यों के लिए आयोग्यता ठहराए जाने के आधार पर, जैसे कि दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना, सदन में मतदान के दौरान पार्टी विधि का उल्लंघन करना। अध्यक्ष एवं सभापति की भूमिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी न्याय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। अयोग्यता संबंधी याचिकाओं का निर्णय देती है और अयोग्यता संबंधी प्रक्रियाओं को अंतिम निर्णायक माना जाता है। तो इस तरीके से ये आपका 52वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत दल बदल कानून जोड़ा गया था, तो इसमें ये प्रावधान दिए गए। दल बदल कानून में कुछ कार्यान्वयन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जैसे कि अध्यक्ष के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा होना। ये जब कार्रवाई होती है तो उसमें देरी करते हैं तो उसमें कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप करने का अधिकार होना। अध्यक्ष की निष्पक्षता होना, जो कि राजनीतिक व्यक्ति के बजाय एक प्रतिष्ठित निर्णायक के रूप में कार्य करती है। दल बदल संबंधी मामलों में स्वतंत्र प्राधिकरण होना, ताकि शक्तियों को हस्तांतरित करने के विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आए। अब आते हैं आप्रवासन एवं विदेशी विषयक विधेयक के बारे में कि संसद ने आप्रवासन एवं विदेशी विषयक विधेयक 2025 पारित किया। यहाँ पर विधेयक के मुख्य प्रावधान पर नजर डाली गई है। इसका उद्देश्य आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और आप्रवासन प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत निरस्त किए गए हैं पासपोर्ट अधिनियम 1920, विधेयक का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक 1946, आप्रवासन अधिनियम 2000। तो इस तरीके के अधिनियम इसमें ये एक विधेयक के लागू होने से देशा निरस्त हो जाते हैं। आप्रवासन विनिमय जो आता है वो आप्रवासन ब्यूरो द्वारा गठित किया जाता है और इस वीजा जारी करना और विदेशों में प्रवेश निकास नियमों की निगरानी का कार्य सौंपा जाएगा। दंड जो होगा बिना वैध पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अधिकतम 5 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दिया जाएगा। गिरफ्तार करने का अधिकार होगा, जिसमें उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी को भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पंचायत प्रगति सूचकांक, जहां पर ग्राम पंचायत के प्रदर्शन के आकलन के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों का आकलन किया गया है, जिसमें पंचायत का तात्पर्य 243 के अंतर्गत से गठित स्वशासन की एक संस्था है। पंचायती राज सूचकांक के बारे में बात करें तो इसकी अवधारणा जो आती है वो बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करती है और इसका उद्देश्य होता है कि ये प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों में कितनी अच्छी तरह से प्राप्त होती है। और इसका जो थीम आता है या 9 प्रमुख थीम्स पर आते रही, जैसे कि पंचायतों के विकास से संबंधित थीम में पहली आती है गरीब मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत होना। दूसरा आता है स्वस्थ पंचायत। तीसरा आता है बच्चों के लिए अनुकूल पंचायत। चौथी आती है जल पर्याप्त पंचायत। पांचवी आती है स्वच्छ और हरित पंचायत। छठी आती है पंचायत में आत्मनिर्भर संरचना।
8वीं आती है सुशासन वाली पंचायत, 9वीं आती है आपकी महिलाओं के अनुकूल पंचायत और 7वीं में सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण सुरक्षित पंचायत होना। तो ये पंचायत विकास से संबंधित थीम। थीम के बारे में ये आपकी 9 थीम हुई। फिर इसमें सूचकांक ये आपके पूछ लेता है कि पंचायत प्रगति सूचकांक में जैसे अचीवर्स श्रेणी में किसका आकलन किया गया है, एस्पिरेंट या आकांक्षी में किसका, परफॉर्मर में किसका, फ्रंट पैनल में किसका। तो इस तरीके से आकलन दिया जाता है। अचीवर में 0% होता है कि इस वर्ष में आकलन के भारत में कोई नहीं पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई। एस्पिरेंट यानी कि आकांक्षी में 61.2% इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है। परफॉर्मर यानी कि प्रदर्शन करना में 36% रहा है, जहां पर मध्यम स्तर पर प्रगति हासिल की। और फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी में सबसे अधिक पंचायतों में शीर्ष स्थान पर गुजरात रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू दिया। यहाँ पर हमारा पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो फिनिश हुआ है। तो पहला टॉपिक था, पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास को और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। सेकंड लेक्चर जो आएगा आपका आईआर का होगा, तो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि ये रहे कि मेरा भी मोटिवेशन बने और आपको जल्दी से जल्दी सभी टॉपिक कवर कराएं। क्योंकि आप सभी के द्वारा इन कहा गया है, तो मैं इसको फिर से करा रही हूँ। वैसे मैंने काफी सारे टॉपिक जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फिर भी मैं इसको रिवर्सिबल प्रक्रिया में करा रही हूँ, ताकि आपका यूपीएससी 2026 को टारगेट रखते हुए। तो आप सभी देखिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी में दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।